हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि लोह तत्वों की कमी के कारण से हमारे शरीर में होने वाली बीमारी, जिसको कि अरक्तता कहा जाता है। अरक्तता की परिभाषा क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से अरक्तता को रोका जा सकता है या होने पर ट्रीट किया जा सकता है, इस सब के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरक्तता की परिभाषा की, यानी कि अरक्तता किसे कहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर अबनॉर्मल रिडक्शन हो जाती है सर्कुलेटिंग आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के नंबर की, या हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, या पैक्ड रेड सेल्स की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, तो उसको हम अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो लोह तत्व है उसकी लगभग 4 से 5 ग्राम मात्रा होती है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से कम मात्रा में है तो उसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की हीमोग्लोबिन का स्तर हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसका कारण कोई भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों की कमी, जैसे लोहा, फोलिक अम्ल या विटामिन B12, यानी कि 3 प्रकार के तत्वों के कारण से हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो है हमारे पूरे विश्व के अंदर दूसरा मुख्य कारण है हमारे संसार में डिसेबिलिटी पैदा करने का, और बहुत ही सीरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ये एनीमिया। अगर हम न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें तो 3 तत्वों के कारण से हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण से, विटामिन B12 की कमी के कारण से, या फोलिक अम्ल की कमी के कारण से। आयरन डेफिशिएंसी के कारण से होने वाले एनीमिया को हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। B12 और फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के आमतौर पर किसको ज़्यादा खतरा होता है एनीमिया होने का, तो ये हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली माताएं, शिशु, स्कूल जाने से पहले की उम्र के यानी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, किशोर युवतियां और बुजुर्ग। एनीमिया के कारणों की अगर हम बात करें तो विभिन्न कारणों के कारण से एनीमिया हो सकता है। सबसे मेन जो कारण है वो हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी के कारण से, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरे कारण है विटामिन फोलेट यानी कि फोलिक एसिड, विटामिन B12 या विटामिन C की कमी के कारण से होने वाले एनीमिया, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण से, पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण से, या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के कारण से। तो इन सभी कारणों में से आज हम जो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है उसका जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा खतरा होता है। इसमें एल्डरली, इन्फेंट्स, टीनेजर्स, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताएं। डाइटरी फैक्टर्स, यानी कि अगर आयरन का स्तर आहार में कम है तब भी एनीमिया हो सकता है। विटामिन C की कमी होगी तो भी आयरन का अवशोषण कम होने के कारण से एनीमिया हो सकता है। आहार में ज़्यादा मात्रा में फाइटेट्स होंगे तो भी एनीमिया हो सकता है, या ज़्यादा चाय या कॉफ़ी कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है या फैट डाइट ग्रहण कर रहा है तो उसको एनीमिया का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल या फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है किसी को, जैसे डायरिया वगैरह से पीड़ित है, या वॉर्म्स वगैरह हैं इंटेस्टाइन में, तो उसके कारण से भी आयरन सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाता और वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। पुअर डिटेंशन हो रही है किसी भी कारण के कारण से, आयरन सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो पा रहा और हम शरीर के अंदर ठहर नहीं पा रहा, या अल्कोहल एब्यूज
यानी कि शराब का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, उससे भी एनीमिया हो जाता है, या कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि लोहे की कमी से होने वाला अरक्तता। लोहा हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है बहुत ही कॉमन कॉज है एनीमिया का पूरे संसार में, और आमतौर पर इसी प्रकार का एनीमिया पाया जाता है। इसका जो मेन कारण है वो है डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन सही प्रकार से सिंथेसाइज नहीं हो रहा, बन नहीं रहा। हीमोग्लोबिन दो तत्वों से मिलकर के बनता है, हीम और ग्लोबिन। हीम तत्व जो है वो आयरन या लौह तत्व है, और ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसके कारण से अगर हीमोग्लोबिन सही प्रकार से नहीं बन रहा तो उसके कारण से जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका साइज छोटा रह जाता है नॉर्मल से, सामान्य से, जिसको कि माइक्रोसिटिक बोलते हैं, यानी कि छोटा साइज, सूक्ष्म साइज आरबीसीज का हो जाता है। और उसके कारण से रिड्यूस अमाउंट में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कम मात्रा में बनने के कारण से हीमोग्लोबिन की मात्रा आरबीसीज में कम होने के कारण से आरबीसीज का जो कलर है वो हल्का होता है, जिसको कि हाइपोक्रोमिक कहा जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम, और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी कि जो लाल रक्त होता है, कलर होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो आरबीसीज में वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन पूर्ण मात्रा में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं है तो उनका कलर हल्का फीकापन में होता है, इसलिए उसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं का साइज कम होता है, इसलिए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। आयरन डेफिशिएंसी या लोहे की कमी जो है आमतौर पर लाल रक्त कणिकाओं की इंडिसेस के कारण से हम डायग्नोज कर सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है और उनका साइज है, उनसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बहुत ही लेट अवस्था में कम होता है आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। आयरन के मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। आयरन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, और एक जो एवरेज एडल्ट है व्यक्ति है उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में लोहा पाया जाता है, लगभग 3 से 5 ग्राम होता है। और उसका भी जो 2/3 भाग है वो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। बाकी का हिस्सा आयरन का हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर, लीवर में, स्प्लीन में और गुर्दों के अंदर भंडारण के रूप में संचित होता है। लगभग 4% हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में होता है, और कुछ मात्रा में हमारे ब्लड में प्लाज्मा के रूप में और कोशिकाओं में एंजाइम्स के रूप में लोहा पाया जाता है। लोहा हमारे शरीर में जटिल रूप में, विशेषकर फेरिक रूप में उपस्थित होता है, और बहुत ही कम मात्रा में इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है। एक जो सामान्य डाइट होती है उसके अंदर लगभग 15 मिलीग्राम के आसपास लोहा होता है, और उसमें से मैक्सिमम 5 से 10% ही अवशोषित हो पाता है, और वो भी डिपेंड करता है हमारे आहार के प्रकार के ऊपर। अगर हमारे आहार के अंदर फाइटेट्स, ऑक्जेलेट्स की मात्रा ज़्यादा है तो अवशोषण और भी कम हो जाता है, और अगर विटामिन सी हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में है तब हमारा जो आयरन का अवशोषण है वो बढ़ सकता है, क्योंकि एसिडिक जो कंडीशंस हैं, अम्लीय जो प्रभाव होता है उसमें आयरन का अवशोषण सही प्रकार से हो पाता है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हैं आयरन के बारे में, उनका भी जानना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एस्कोर्बिक एसिड की प्रेजेंस में
लोहे का अवशोषण बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टमक के अंदर स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस के रूप में, जो कि आयरन के अवशोषण में मदद करता है। और एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको कि विटामिन सी कहा जाता है, ये हमारे खट्टे फलों के अंदर, जैसे कि आंवला है, संतरा है, किन्नू है, नींबू, माल्टा, अमरूद, आम इत्यादि के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम आहार के अंदर इन खट्टे फलों को शामिल करते हैं तब भी आयरन का अवशोषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। अगर बॉडी के अंदर जो आयरन की डिमांड है यानी कि ज़रूरत है वो ज़्यादा है, उस अवस्था में भी आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है, जैसे कि गर्भावस्था है, स्तनपान की अवस्था है, या जो शारीरिक वृद्धि का समय होता है, ग्रोथ स्पर्ट जिसको कहते हैं, या आयरन की कमी है। इन सभी अवस्थाओं में भी आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। एक बारी जो आयरन अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बाउल के अंदर, वो हमारे म्यूकोजल सेल्स के द्वारा खून में चला जाता है और वहाँ पर खून से हमारे प्रोटीन ट्रांसफेरिन के रूप में वो लाल रक्त कणिकाएं बनाने में बोन मैरो में मदद करता है। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर से जो आयरन है वो ट्रांसफेरिन के रूप में हमारी बोन मैरो में चला गया और वहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है पहले, और वो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें कार्य की, तो हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य है वो हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना है। आयरन स्टोर हमारे शरीर के अंदर फेरिटीन के रूप में होता है, जो कि बहुत ही लेबाइल है और रेडिली एसेसिबल सोर्स है आयरन का। और हेमोसिरिडिन एक इंसॉल्युबल फॉर्म है जो कि आमतौर पर मैक्रोफेजेस में पाई जाती है। लगभग 1 मिलीग्राम आयरन हमारे शरीर से रोज वेस्ट हो जाता है, जैसे कि पेशाब है, लेटरिन है, पसीना है, या जो त्वचा हमारी उतरती है उसके माध्यम से, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से लगभग 1 मिलीग्राम आयरन हमारे शरीर से निष्कासित हो जाता है, यानी कि वेस्ट चला जाता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव अवस्था की महिलाएं हैं, यानी कि जिन महिलाओं के अंदर हर महीने मेंसेस होते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल लॉस के रूप में भी 20 मिलीग्राम के आसपास लोहा शरीर से निकल जाता है। उसके साथ साथ गर्भावस्था के अंदर भी लोहे की जो आवश्यकता है वो 500 से 1000 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आमतौर पर जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, वो अरक्तता से पीड़ित हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि उसके क्या लक्षण हैं। एनीमिया के जो लक्षण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो दिखाई देते हैं और दूसरे जो दिखाई नहीं देते, जिनको कि गुप्त लक्षण कहा जाता है। गुप्त लक्षण जो हैं वो दिखाई नहीं देते, जैसे कि लोहे के भंडार समाप्त हो जाना, प्लाज्मा में लोहे की मात्रा कम होना, यानी कि लाल रक्त का हल्का पड़ जाना, रक्त का गाढ़ेपन में कमी आना, रक्त में प्लाज्मा के जो लोह है वो ट्रांसफेरिन में मिलने वाले लोह की मात्रा कम हो जाना, और उसके साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ने से कभी कभी सीने में दर्द होना। ये जो लक्षण हैं ये लेटेंट या गुप्त लक्षण हैं। कुछ लक्षण इसके अलावा ऐसे होते हैं जो कि मैनिफेस्टेड लक्षण है, यानी कि जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो लक्षण है वो सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हीमोग्लोबिन है उसका मेन कार्य हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस अवस्था में हमारी कोशिकाओं को
भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से हमारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। हल्का सा कार्य करने पर ही हम थक जाते हैं, थकान हो जाती है, सिर में दर्द होने लग जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो भूख है वो भी कम हो जाती है और पेट में जलन का आभास होता है। इसके साथ साथ हमारे छाती में भी दर्द होता है। नाखून बिल्कुल ही ब्रिटल हो जाते हैं और स्पून शेप के नाखून हो जाते हैं। आँखें, नाखून और जीभ पीली पड़ जाती हैं और जो दृष्टि है वो भी थोड़ी धुंधली हो जाती है और आँखों के नीचे गड्ढे दिखाई देने लग जाते हैं। रोगी का सिरदर्द होना, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। इसके साथ साथ जो स्प्लीन है उसका साइज भी बढ़ जाता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और हाथ पैरों में टिंगलिंग यानी कि झुंझुनाहट की सेंसेशन होना और जलन होने लग जाती है। बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लग जाते हैं और जीभ है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है। बाल बहुत ही डल यानी कि रूखे हो जाते हैं और दो मुँहे बाल हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई बारी अनयूजुअल क्रेविंग होती है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जैसे कि चाक है, मिट्टी है, पेंट है, स्टार्च है, इन सब को खाने की, जिसको कि पिका बोलते हैं। ये इस प्रकार की जो इच्छा होने वाली जो हैबिट हो जाती है उसको पिका बोलते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लक्षण भी देखे जाते हैं। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि वो अपने पैरों को बहुत तेज़ तेज़ घुमाता रहे, हिलाता रहे। इसको बोलते हैं RLS। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के क्या कारण हैं इसका भी जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उन कमियों को, उन कारणों को हम दूर कर सकें और आयरन की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो कारण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, लोह तत्व की कमी होने का, वो है इनएडिक्वेट आयरन इनटेक यानी कि कम मात्रा में हमारे भोजन के अंदर लोहे की मात्रा का होना। दूसरा कारण है माल एब्जॉर्प्शन यानी कि सही प्रकार से लोहा अवशोषित नहीं हो पाना, हाइपोक्लोरिडिया के कारण से या डायरिया के कारण से, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण से आयरन सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाता, जिससे कि हम आयरन की कमी के शिकार हो जाते हैं। या हमारे शरीर में आयरन की मात्रा की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि बढ़ता हुआ बच्चा है, गर्भवती महिला है या स्तनपान करवाने वाली माता है, उसमें ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो भोजन है उसमें ज़रूरत के हिसाब से आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती। या हमारे शरीर से आयरन का लॉस जो है वो बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जैसे कि हमें कोई चोट लग गई, उससे ज़्यादा मात्रा में खून निकल गया, या रीअकरेंट एपिटैक्सिस या पेप्टिक अल्सर से कोई व्यक्ति पीड़ित है। इन अवस्थाओं में भी लोहे का लॉस हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। या क्रोनिक ब्लड लॉस हैं, जैसे कि हमारे को महिलाओं को हर महीने मेंसेस होते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल लॉस है, या कुछ महिलाओं को मेनोपॉज की अवस्था में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण से ब्लड का काफ़ी लॉस हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लॉस हो जाता है। या कुछ जो मोटे व्यक्ति हैं वो सब टोटल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कराते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट वो कटवा लेते हैं, शॉर्ट करवा लेते हैं इंटेस्टाइन के साइज को, जिसके कारण से आयरन सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाता। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और वो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। ये टेबल दिखा रही है कि WHO ने कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया दिए हैं हीमोग्लोबिन के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इतनी मात्रा से कम हीमोग्लोबिन का स्तर है तो उसको एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। जैसे कि प्रौढ़ व्यक्ति है, उसका हीमोग्लोबिन का स्तर कम से कम 13 ग्राम होना चाहिए
प्रति 100 ml, अगर उससे नीचे है तो उसको एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। इसी तरह से जो नॉन प्रेग्नेंट विमेन है, एडल्ट, उसका HB लेवल 12 ग्राम, गर्भवती महिला का 11 ग्राम, 6 साल से कम के उम्र के बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम और 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड कम से कम होना चाहिए। उससे अगर वो नीचे है तो उसको एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। इसके साथ साथ WHO ने कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं एनीमिया के, कि वो व्यक्ति कितनी मात्रा में उसका हीमोग्लोबिन स्तर है, उसी के हिसाब से उसको डिफरेंट क्लासेस में, एनीमिया की क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति का HB लेवल 7 से 10.9 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड है तो वो मॉडरेटली एनीमिया से पीड़ित है। अगर HB लेवल 4 से 6.9 के बीच है तो वो सीवियरली एनीमिया से पीड़ित है। और अगर 4 से कम HB का स्तर है तो वो वेरी सीवियर एनीमिया से पीड़ित माना जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनीमिया का स्तर है उसका, यानी कि हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम होने के कारण से उसकी हालत नाजुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि जो मैटरनल और फीटल चाइल्डहुड मोर्टलिटी है और मैटरनल मोर्टलिटी है, वो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी माँ और शिशु की मृत्यु दर बढ़ जाती है। उसके साथ साथ प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का और लो बर्थ वेट, यानी कि कम वजन का बच्चा पैदा होने के चांसेस जो है उनका खतरा भी बढ़ जाता है। जो याद करने की जो एबिलिटी है लर्निंग की, वो भी कम हो जाती है, जिसको कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, या डिलेड साइकोमोटर डेवलपमेंट, इसके चांसेस भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ कार्य करने की क्षमता जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि HB का स्तर कम होने से शरीर को ऑक्सीजन सही प्रकार से नहीं मिल पाती और व्यक्ति बहुत जल्दी थकान महसूस करता है, यानी कि उसकी कार्य की क्षमता प्रभावित होती है। उसके साथ साथ इम्यूनिटी जो है वो भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ शरीर का जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं कर पाता, जिससे कि हाथ पैर ठंडे हो जाना ये आम समस्या आती है। उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के अंदर पिका ईटिंग की हैबिट हो जाती है तो उसमें लेड पॉइजनिंग होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है तो उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जा सकती है, यानी कि वो ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार का एनीमिया है और किस स्तर का है, उसके हिसाब से। आमतौर पर अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो उसको डाइट या ओरल आयरन थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। डाइट के अंदर हम आयरन रिच भोजन जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, नट्स या डेट्स, मीट, पल्सेस, उसके साथ साथ फ्रूट्स को शामिल करके आयरन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न भोज्य पदार्थों के अंदर आयरन की मात्रा की, तो हमारे जो अनाज हैं उनके अंदर जो गेहूं का आटा है उसमें लगभग 11 मिलीग्राम आयरन होता है। दालों के अंदर हम बात करें तो चने के अंदर हमारा 9 मिलीग्राम आयरन होता है। पालक के अंदर लगभग 11 मिलीग्राम, सरसों के साग में 16 मिलीग्राम, मेथी में 16 मिलीग्राम और पुदीने में 15.6 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इसी तरह से जो सूखे मेवे हैं उनके अंदर किशमिश या मुनक्का के अंदर लगभग 7 से 10 मिलीग्राम आयरन होता है। बादाम के अंदर
या सूखी खुरमानी के अंदर लगभग 4.5 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है और हरे केले के अंदर लगभग 6.25 मिलीग्राम आयरन होता है। आमचूर के अंदर भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, लगभग 27 मिलीग्राम के आसपास। यानी कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके आयरन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें अपने भोजन के अंदर विटामिन सी के जो भरपूर भोजन हैं उनको भी शामिल करना पड़ता है ताकि आयरन का अवशोषण सही प्रकार से हो सके। विटामिन सी रिच जो भोजन है उनके अंदर हमारे खट्टे फल आते हैं, जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा, इन सब फलों का, अनार है, शलजम है, इनको शामिल करें ताकि आयरन और का अवशोषण सही प्रकार से हो सके। अगर हमारा शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी कम है और ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा है आयरन की, तो उसमें हम ओरल आयरन थेरेपी ले सकते हैं। इसके अंदर विभिन्न आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट 200 mg पर डे के हिसाब से टैबलेट दी जाती है, एक गोली रोज़ खाने को कहा जाता है। या फेरस फ्यूमरेट 200 mg पर डे, या फेरस ग्लूकोनेट 300 mg पर डे के हिसाब से दी जाती हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए एनीमिया के लिए, इसके लिए सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग और अप्रोप्रिएट वीनिंग, यानी कि बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराना 6 मंथ्स तक, और उसके बाद सही प्रकार से स्तन त्याज्य करवाना, वीनिंग देना, यानी कि सही प्रकार से ऊपरी खुराक देना ताकि उस व्यक्ति को बच्चे के शरीर में आयरन की कमी ना हो। उसके साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना और आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन सी को शामिल करना और फाइटेट्स और ऑक्जेलेट युक्त भोजन को कम करना। उसके साथ साथ डीवॉर्मिंग करवाना, समय समय पर डीवॉर्मिंग करना, यानी कि एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स देना ताकि पेट के अंदर जो कीड़े पनप जाते हैं वो नष्ट हो जाएं और आयरन का अवशोषण शरीर को सही प्रकार से हो सके। उसके साथ साथ इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना, सप्लीमेंटेशन करना, यानी कि आयरन की ऊपरी खुराक देना, यानी कि जिन भोजन के अंदर आयरन नहीं है उसमें सप्लीमेंट के रूप में आयरन देना, आयरन को फोर्टिफाई करना। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है उसका भी अहम रोल है विटामिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या अरक्तता को दूर करने के लिए। यानी कि हमें आम जनता को ये एजुकेट करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो कि लौह तत्व से भरपूर हैं और किस प्रकार से अगर उन भोजन को पकाया जाए, जैसे कि लोहे की कढ़ाई के अंदर पकाना, ताकि आयरन की मात्रा उसके अंदर बढ़ सके। क्योंकि आमतौर पर जो हमारी भोली भाली जनता है वो ये सोचती है कि हमारा जो दूध है या घी है वो ही एक हेल्दी फूड है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दूध के अंदर लौह तत्व बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और ना ही उसके अंदर विटामिन सी होती है, और ये दोनों ही तत्व हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आयरन का होना ज़रूरी है और आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी का होना ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ दूध के ऊपर ही मोयन ध्यान ना दे करके हमें दूसरी चीज़ें यानी कि फल और सब्जियां उनके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करना है, अपने आहार के अंदर शामिल करना है। उसके साथ साथ गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं की डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना, उनको प्रॉपर आहार देना ताकि उन महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी ना हो और जो भावी संतान है वो भी एनीमिया से पीड़ित ना हुए। उसके साथ साथ प्रिवेंशन और कंट्रोल करना दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का, जैसे कि विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है या विटामिन सी है, इनकी कमी को भी रोकना, क्योंकि इनके कारण से भी हम एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। जैसा कि आप लेक्चर के पहले हिस्से में ही हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी 3 तत्वों की डेफिशिएंसी होने से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है।
आज के टॉपिक में इतना ही है। इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, जैसे कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज एनीमिया, कॉजेज ऑफ एनीमिया, लक्षण क्या है एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किस प्रकार से रोका जा सकता है, कितने प्रकार के एनीमिया हैं, या एनीमिया के हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि राइट इन डिटेल अबाउट कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ आपको फर्दर स्टडी करने के लिए, कुछ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स के रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे कि मोदाम्बी की बुक है फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी, या चक्रवर्ती की बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज़, और एम स्वामीनाथन की बुक है एसेंशियल्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन। ये PDF रूप में भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो इन बुक्स को आप कंसल्ट करके इस टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप इस टॉपिक का अच्छी प्रकार से समझ करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा सा करें। ये टॉपिक BA फाइनल ईयर के बच्चों के 5th सेमेस्टर में और BSc होम साइंस के बच्चों के आता है। गुड लक फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और साथ साथ अपने और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स ए लॉट।